So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की। एंड आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन देम। एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क में हम बात करेंगे बच्चों कुछ क्वेश्चंस की, एंड टॉपलिंग का जो टॉपिक आता है वो। तो बच्चों जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ, अगर आज चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर तीनों करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो करना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो बच्चों पहले आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर जो टॉर्क का क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली नहीं आता। हालांकि नीट में तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वो पूछ लेता है, लेकिन जेई में या नीट में कभी कभार क्या होता है, कुछ टफ लेवल का जो सवाल होता है वो फिर इक्विलिब्रियम पे बनता है। तो देखते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले। तो बच्चों इक्विलिब्रियम होगा दो तरह का, एक तो होता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इसका मतलब क्या होता है, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इज लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। ओके, अगर टोटल फोर्स जीरो है बच्चों किसी बॉडी पर, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब डजंट चेंज। और अगर किसी बॉडी पर टोटल टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसा कि आप एनएलएम में पढ़ते हो। और अगर टोटल टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और इक्विवेलेंटली बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सेलरेशन नॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब या तो उसके पास ए नहीं हो और ना उसके पास क्या हो, अल्फा हो। एंगुलर एक्सेलरेशन किससे शो करते हैं बच्चों, अल्फा से, जैसे कि अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये सारे मैंने वर्ड बताए थे आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर हम बात करेंगे बच्चों कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होता है, जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। तब क्या होता है, जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ओके, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या खास बात है, उसमें क्या होता है कि टोटल टॉर्क का वेक्टर सम, या मैं बोलूं टोटल टॉर्क का समीशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चा पार्टी, जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर टोटल टॉर्क जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, या मैं बोलूँ कंजर्व रहेगा। ओके, बट एक चीज जो है बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने यहाँ नोट कराई है, वो ये है कि द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन अबाउट विच इज द टॉर्क आर टेकन। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम उस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता जहाँ पे ओरिजिन से आपने टॉर्क निकाला है। वो भी आप क्वेश्चन में भी देखना, वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, फिर आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के जैसे एक आइडियल लेवल ले लिया आपने, जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। Essentially, a light rod pivoted at a point along its length. Okay, this point is called the fulcrum. ये बच्चों ये एनसीईआरटी का वर्ड है, ये ध्यान से देखना। ये सारे कंसेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से भी उठाए हुए हैं, बस थोड़ा सा डीपली पढ़ाया गया है इसको, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो टू फोर्सेस F1 एंड F2, ये देखो ये F1 है बच्चों और ये F2 है, पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये देखो पैरेलल टू ईच अदर, एंड यूजुअली परपेंडिकुलर टू द लीवर, एक्ट ऑन द लीवर एट डिस्टेंस D1। ये यहाँ पे D1 पे बच्चों और ये D2 पे है। ओके, फ्रॉम द फल्क्रम द नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ, ये देखो बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, या रिएक्शन और फल्क्रम है, ये F1 और F2 दोनों को बैलेंस कर रहा है। या आप डायरेक्टली एनएलएम में अगर इक्वेशन बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, F1 प्लस F2 के, या नॉर्मल रिएक्शन माइनस F1 माइनस F2 किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के हो जाएंगे। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि F1 को इधर भेजूंगा, F2 को इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू F1 प्लस F2। For rotational equilibrium, take the play moment about the fulcrum, the sum of the total moments will zero. ओके बच्चा पार्टी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे टॉर्क जीरो करा है, वो कैसे करा है बच्चों, मैंने कल आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालना सिखाया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आए, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आए तो वो क्या आएगा बच्चा पार्टी, पॉजिटिव आएगा, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा वो क्या आएगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव आएगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है इसने D1 F1 माइनस D2 F2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, D1 F1 पॉजिटिव की है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है बच्चों। तो देखो कैसे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे इस वाली साइड को,
तो आर क्रॉस एफ करूंगा तो कौन सी डायरेक्शन है मुझे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाऊं और इसको आर को एफ की डायरेक्शन में ले जाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा बच्चों, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आता है पॉजिटिव। इस पे देखते हैं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे, ओके, अब आर को एफ की डायरेक्शन में ले जाऊंगा, आर को एफ की डायरेक्शन में ले जाऊंगा, बोलो कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज होगी। देखो, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो आप देखोगे d1f1 माइनस d2f2 इक्वल टू 0। हालांकि d1f1 d2f2 दोनों बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी तो ये बच्चों किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता ये। तो नॉर्मल एक्ट्स एट द फुलक्रम इटसेल्फ एंड हैज जीरो मोमेंट अबाउट द फुलक्रम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिकॉज ये जो है ये पॉजिटिव है और ये क्या है बच्चा पार्टी? नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल जो होगा इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉडी। ओके, इन द केस ऑफ द लीवर फोर्स F1, ये देखो ये रहा F1 बच्चों, इज यूजुअली सम वेट टू बी लिफ्टेड। देखो बच्चों यहाँ पे आप जैसे आपने सब्जी तोलने का तराजू देखा होगा, इसमें एक तरफ वेट रखते हैं एक तरफ सब्जी रखते हैं, वो वाला सिस्टम है सेम ये। और ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से तराजू को पकड़ा जाता है। आप कई बार पुराने तराजू देखोगे या वेटिंग मशीन देखोगे जिससे वेट नापते थे, वेट मेजर करते थे, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी वो। यूजुअली सम वेट इज लिफ्टेड, इट इज कॉल्ड द लोड। इसको बोलते हैं बच्चों लोड। एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम इज d1 इज कॉल्ड द लोड आर्म। तो ये d1 जो है इसको बोलते हैं अपन लोड आर्म। फोर्स F2 इज द एफर्ट अप्लाइड टू द लिफ्ट ऑफ द रोड, डिस्टेंस d2 एफर्ट आर्म। तो डिस्टेंस d2 को क्या बोलेंगे बच्चों अपन? एफर्ट आर्म। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ लीवर, तो लोड आर्म इनटू लोड विच इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट। देखो अगर आप इसको यूं भेजोगे तो लोड आर्म इनटू लोड विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, अब बच्चों ये नीट 2017 या 18 में आया हुआ सवाल है ये नीट में, कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होगा या कम होगा, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, दोनों द रेशियो ऑफ F1 एंड F2 इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो अगर यहाँ पे आप F1 और F2 का रेशियो लोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों? d2 by d1 के इक्वल आएगा, F1 अपॉन F2 विच इज इक्वल टू d2 by d1। तो F1 अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो होगा F1 अपॉन F2 विच इज इक्वल टू d2 by d1। d2 क्या है? एफर्ट आर्म है। इफ द एफर्ट आर्म d2 इज लार्जर देन द लोड आर्म, द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं होगा आप जाके देख सकते हो। इट मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू बी लिफ्ट ए लार्ज लोड। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है, आपको ये नोट करना ही करना जरूरी है ये मैकेनिकल एडवांटेज। ओके बच्चों, अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिसमें अपने को पता पड़ेगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में या रोटेटरी इक्विलिब्रियम हम पता कैसे चलाएंगे। ओके, अगर फोर्स इक्वल हो और एक्ट अलोंग द सेम लाइन, और सेम लाइन पे हो बच्चों, तो बोलो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा। मतलब बॉडी क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी इफ इनिशियली वाज एट रेस्ट। ओके, तो अगर इनिशियली रेस्ट है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगी। अब देखो बच्चों, फोर्स आर इक्वल बट नॉट एक्ट ऑन द सेम लाइन। तो टोटल फोर्स तो अभी भी जीरो होगा, लेकिन ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कल कपल। यस और नो? फोर्स ऑफ कपल पढ़ा था अपन ने, तो वो का वही सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा? बॉडी मूव तो नहीं करेगी, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा बट रोटेटरी मोशन होगा। यस और नो? अब देखो, फोर्स आर अनइक्वल एंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे करेंगे बच्चों, तो कल भी अपन ने पढ़ा है, कल वाले लेक्चर में, सेम लाइन पे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, बिकॉज फोर्स जो है वो अनइक्वल है। इसमें से कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम होगा, तो रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा वाले की तरफ आएगा, कम वाले में से माइनस करके। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और अगर फोर्स अनइक्वल और सेम लाइन पे काम नहीं कर रहे हों, तो ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, और कौन सा मोशन होगा बच्चों? रोटेटरी मोशन भी होगा। बिकॉज इस कंडीशन में ना तो टोटल फोर्स जीरो है ना टोटल टॉर्क जीरो है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे और रोटेटरी इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। चलते हैं आगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये टॉर्क पर बेस्ड है, एआईपीएमटी मेंस 2011 में आया हुआ है। तो दिखा हुआ है कि PQR इज अ रिजिड इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रेम ऑफ अ साइड लेंथ L। ये सारे ये L, ये भी L और ये भी L है। ओके, देन गिवन अ फोर्स F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अलोंग PQ, QR एंड PR। ये आपको दिख रहा है। ओके,
द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फोर्स। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, टोटल टॉर्क जीरो होगा। ये वर्ड दे दिए ना आपको क्वेश्चन में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि टोटल टॉर्क जीरो होगा। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इस सी से ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, L/2√3 होती है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ओके, अब ये भी L/2√3 पर है, ये भी L/2√3 पर है, ये भी L/2√3 पे है। और अगर आप L/2√3 नहीं याद है तो भी सवाल हो जाएगा ये। ओके देखो, अब सीधी सीधी बात है बच्चों, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव टॉर्क होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा। और तीनों टॉर्क को अगर आप ऐड करके जीरो के इक्वल रख दोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। द फोर्स F1 F2 एंड F2 प्लॉट एंटी क्लॉकवाइज, और F3 जो है वो क्लॉकवाइज है। देखो अपन क्या देखते हैं कैसे। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे बच्चों तो ये R क्रॉस F करोगे तो बोलो एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही है। इसको आगे बढ़ाओगे, R क्रॉस F करोगे तो बोलो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसको बढ़ाओगे आगे और R क्रॉस F करोगे तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। ओके, तो F3 से तो क्लॉकवाइज है, F1 F2 से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, जैसा कि इसने ये कर रखा है। ये कर दिया, इसका मतलब F1 प्लस F2 माइनस F3 जीरो हो गया। इसका मतलब F3 जो है वो F1 प्लस F2 के इक्वल हो गया। ये आंसर था। ओके, और कैसा टॉर्क पे सवाल बन सकता है ये दिख रहा है आपके, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बच्चों। ए यूनिफॉर्म लेटर ऑफ मास 10 kg, ये लेटर दिख रखा है जिसका मास जो है आपको 10 kg दे रखा है, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री, ये 53 है बच्चों। ओके, द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ ओरिजेंटल फ्लोर, रफ दे रखा मतलब फ्रिक्शन है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चों एक चीज सोचो, ये नॉर्मल रिएक्शन ये है, इसको कौन बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसको कौन बैलेंस करेगा, इस लेडर का वेट। ओके, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि N1 जो है वो तो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, और N2 जो है वो W के इक्वल है। ये बन गई पहली इक्वेशन। अच्छा, अब B के अलोंग टॉर्क लोगे आप, B के अलोंग टॉर्क लोगे तो N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बच्चों, OA। देखो इस बी पॉइंट के अलोंग अगर आप टॉर्क लोगे तो ये तो हो गया फोर्स, और ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू W। अच्छा, ये एक हो गया इंटू CB, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अच्छा CB को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन OB/2 लिख सकते हैं, यस और नो। ये लिख दिया अपन ने OB/2। अभी देखना, तो N1 इंटू OA, OA देखो ये रहा OA, OA को क्या लिखूंगा बच्चों, ये 53 है, ये 53 है, ये 53 है, तो ये कोस हो गया बच्चों। OA जो हो गया वो क्या हो गया, AB कोस 53 हो गया। OA जो हो गया वो ये 53 है बच्चों, ये वाला। तो ये तो हो गया कोस, जहां बेस वहां कोस, और जहां परपेंडिकुलर वहां साइन। तो ये हो गया AB साइन 53, लेकिन अपन को AB साइन 53 नहीं चाहिए, अपने को आधा चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, AB/2 साइन 53, ये रख दिया। तो आपके पास N1 कितना आ जाएगा, 2W/3। N2 तो आपको पता ही किसके इक्वल, डायरेक्ट वेट कितना mg, मास 10 kg, g 9.8 कितना आ गया, ये तो 98 न्यूटन आ गया। और अब W आ गया, W की वैल्यू रख दोगे आप 98, तो ये कितना आ जाएगा, 65 न्यूटन। ऐसे सोल्व करना है इसको। अब देखो बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कि इफ द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, जिसको आप बोलते हो आर वेक्टर, इज टुवर्ड साउथ। अच्छा, आर वेक्टर टुवर्ड साउथ है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ, एंड द फोर्स जो है वो किसमें, ईस्ट में है, ऐसे। इसका मतलब ये यूं है और ये यूं है, तो आर क्रॉस एफ करोगे आप तो ये किस तरफ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा बच्चों। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, टॉ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, जैसे वेक्टर में लगाते थे। तो साउथ क्रॉस ईस्ट करोगे तो ये कैसे जाएगा बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रिजिड मासलेस रोड AB लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, मतलब ये 0.5 है और ये भी 0.5 है। ओके, टू रिजिड सपोर्ट्स, वेट दे रखा है 10 न्यूटन, सी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अच्छा, ये 30 दे रखी है, इसका मतलब ये 70 हो गया। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट A एंड B। अच्छा बच्चों देखो, लेट R1, अच्छा इस पर R1 और R2 रिएक्शन मान लेते बच्चों अपन, इसका मान लेते अपन R1 अपर डायरेक्शन में, और ये हो गया R2 अपर डायरेक्शन। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 10 के इक्वल हो जाएगा, यस और नो। ओके, अब टोटल टॉर्क A के रेस्पेक्ट में अगर जीरो लोगे, A के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे बच्चों, R2 इंटू 1, ये R2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी A से, ये हो गई 1, माइनस 10 इंटू ये कितना हो गया, 0.3 हो गया बच्चों, बिकॉज ये से 30 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो गई, 0.3 हो गई। तो 10 इंटू 0.3 और R2 इंटू 1,
विच इज इक्वल टू 0 करोगे तो R2 कितना आ जाएगा आपके पास 3 न्यूटन आ जाएगा। इस 3 न्यूटन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे R2 कितना आ जाएगा 7 न्यूटन आ जाएगा। तो R1 7 R2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसमें लगाना है आपको, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना, आप इसका आंसर भी दिया हुआ है और ये भी होमवर्क में करना बच्चों, दोनों टॉर्क के सवाल है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होती है बच्चों, देखो आपने देखा होगा इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव ऑब्जर्व देन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ अ स्मॉल। अच्छा बच्चों इस ब्लॉक ए को देखो, इसकी विड्थ कम है हाइट ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है हाइट कम है, तो इसकी टॉपलिंग मतलब पलटना, तो किसके पलटने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके, ये ज़्यादा जल्दी पलटेगा तो यूं यूं आएगा, ये यूं टिल्टिंग करता हुआ। सो विड्थ एंड ग्रेटर हाइट इट इज मोर लाइकली टू टॉपल डाउन बिफोर स्लाइडिंग, ये स्लाइड कम करेगा पहले टॉपलिंग हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू अनदर ब्लॉक बी विच इज विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं टॉपलिंग के, स्लाइडिंग के कम है, इसके स्लाइडिंग के ज़्यादा हैं टॉपलिंग के कम है। ओके, हालांकि ये नहीं बोल सकते टॉपलिंग नहीं होगा, होगा लेकिन पहले इसमें स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। अब बच्चों इसमें दो केस बनते हैं मेंस में और नीट में, एक तो टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो आज अपन दोनों की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अज्यूम दैट अ ब्लॉक ऑफ मास एम, ये आपको गिवन है, ऑन अ रफ सरफेस, जिसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स अप्लाइड जो है वो इस तरह से है। ओके, ड्यूरिंग टॉपलिंग द नॉर्मल फोर्स शिफ्ट टू द एक्सट्रीम राइट फेस। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये यूं पलटेगा तभी तो उसको बैलेंस कर पाएगा बच्चों। द टॉर्क इज मेजर्ड अबाउट पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क मेजर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे बच्चों कि जो जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आएगा, या मैं बोलूँ नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, वो कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। देखो लाइन ऑफ एक्शन एक ही है बच्चों, तो टॉ ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू टॉ ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विच इज 0, या मैं बोलूँ टॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू टॉ ऑफ एफ, तो एम जी इंटू एल विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई h, तो f कितना आ गया बच्चों एम जी एल बाई एच। एज द ब्लॉक्स इन ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम, तो अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल एम जी के, तो ये आ गया म्यू इंटू एम जी, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों म्यू एम जी के। अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर म्यू जो है वो एल बाई एच से ज्यादा है तो टॉपलिंग पहले होगी, और अगर म्यू एल बाई एच से कम है तो स्लाइडिंग पहले होगी। सेम सिचुएशन इसमें है बच्चों, वही वापस ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो टॉ नॉर्मल रिएक्शन और टॉ फ्रिक्शन 0 हो जाएंगे, बस यहाँ पे कंपोनेंट अलग अलग होंगे, एम जी साइन थीटा होगा यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन के लिए होगा एम जी कॉस थीटा। ओके, तो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये h बाई 2 हो जाएगी बच्चों, तो एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई 2 विच इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू ये वाली लेंथ कितनी हो गई l हो गई, तो आप टेन थीटा निकालोगे तो कितना आएगा 2l बाई एच। कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, ये मेंस में आया हुआ सवाल है बच्चों, मेंस 2013 में, टेन थीटा इक्वल टू 2l बाई एच, बच्चों को याद भी रहता है, आपको भी याद रखना है। वी नो दैट द ब्लॉक विल बी एट द वर्ज ऑफ द स्लीपिंग व्हेन थीटा इक्वल टू म्यू, ये फ्रिक्शन का सवाल है। अब आपको दो पॉइंट याद रखनी है कि म्यू अगर 12 बाई एच से ज़्यादा है तो टॉपलिंग पहले होगी, म्यू 12 बाई एच से कम है तो स्लाइडिंग पहले होगी। कल बच्चों बात करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम की, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।